दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और पहले की तरह मैं आप सभी का दोस्त शिखर पांडे आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर सुदर्शन बैच नाम डाला हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और ये जो है फिर से टॉप सीटीपी क्वेश्चन सीरीज़ है। ये आपके लिए बेसिकली रीट, यूपीटेट, एमपीटेट और सीटेट के लिए मैं लेकर आया हूँ। और बेसिकली मैंने बैच इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बैच से एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें चलेंगी। हम सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ों को देखेंगे। और इस बैच के बाद मैं एक बैच और लॉन्च करूँगा जिसमें हम PYQs करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो भी हमारे सीटेट के हो गए, यूपीटेट के हो गए। और आप जो भी रीड के अगर बोलेंगे, एमपीटेट के बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके, तो मैं उनके भी क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ आज सीखते हैं हम। गाइस, हम अपनी स्लाइड पर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, टॉप 15 सीडीपी क्वेश्चन सीरीज हम आज फिर से डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? पहला ऑप्शन है सही हो सकता है, दूसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तीसरा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, और चौथा है यह सही है। तो देखिए, अब ये जो बात कह रहा है, आप सभी को पता होगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह की बात कर रहा है, क्योंकि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का जो मतलब होता है, कहने का मतलब जो बुद्धि का रिलेशन होता है, वो किसी भी जेंडर से नहीं होता है। बुद्धि जो होती है, वो स्त्री में भी ज़्यादा हो सकती है, पुरुष में ज़्यादा हो सकती है। स्त्री में आप देख सकते हैं कल्पना चावला हो गई, या और भी बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जो बहुत ही अग्रसर, जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि की हुई हैं। तो बुद्धि के संबंध में अगर आप देखेंगे, तो बुद्धि का जो संबंध है, ये किसी भी जेंडर से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो दूसरा है, यानी ये लैंगिक पूर्वाग्रह की बात करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? अब साधन संपन्न का अर्थ हुआ कि आप सभी समझ रहे होंगे TLM। और TLM के अलावा उसके पास शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, यानी पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे मैं आप सभी को अनेक तरह के उदाहरणों से, कहने का मतलब एग्जाम्पल से, डेली लाइफ के रिलेटिव एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन देखते हैं। उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे उन्हें शिक्षण न करना पड़े, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट कर दीजिए। देखिए क्या होता है एग्जाम में, सबसे बेसिकली जो मोस्ट प्रोफिशिएंट, कहने का मतलब जो बेस्ट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यही होता है कि जो आपको रॉन्ग आंसर लगे, कहने का मतलब जो आपको जैसे ये लग रहा है, ये आपको आपको भी श्योरिटी है ये राइट नहीं हो सकता है, तो उसको आप कट कर दीजिए। अब आपको चूज केवल 3 में करने हैं। अब अगला देखते हैं। उनका अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए। अगला है उनके पास विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उचित ज्ञान होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट लग रहा है। अब चौथा पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो बस भैया, विद्यार्थियों के बीच अगर आप अपनी प्रसिद्धि रखेंगे, तो विद्यार्थी आपसे कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे, और आपका जो अधिगम है वो बेहतर रूप से, सुगम तरीके से नहीं परिपूर्ण हो पाएगा। तो इसलिए प्रसिद्धि वगैरह कुछ भी नहीं रखना है। अब देखिए, 2 ऑप्शन आपने कट कर दिए। अब कौन कौन सा बचा? ऑप्शन 2 बचा और ऑप्शन 3 बचा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उनका अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए। अब अधिकारियों से संपर्क होने से क्या साधन संपन्न हो जाएगा? मान लीजिए आप बहुत अधिकारियों से संपर्क हैं, आपके पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? उनके पास विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उचित ज्ञान होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह और जितने भी चीज़ें होती हैं, इंक बोर्ड परीक्षण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास अलग अलग तरीके के कार्ड हैं। लेकिन आपके पास अगर ज्ञान ही नहीं है उनको प्रयोग कैसे करना है, तो क्या कोई मतलब है उन चीज़ों का? नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, ये भी आपका जेंडर बायस से क्वेश्चन है, यानी लैंगिक विभिन्नता से है, पूर्वाग्रह से लिया गया है। अगला कहता है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ना लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ना लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। देखिए क्या कह रहा है, समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। तीनों कट गए। अब चौथा ऑप्शन बच गया, ये राइट हो गया। अब राइट होने के अलावा आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, यही मैं ऊपर बता रहा था कि जाति पाति भेदभाव, इस बुद्धि से कोई मतलब नहीं होता कि किस लिंग का है, वो पुरुष है या स्त्री है या कोई और है। तो इसका जो है बुद्धि का लिंग से कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके यूपी टेट और रीट का बिल्कुल हॉट और फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके IP पावलोव थॉर्नडाइक हैं। ये आपके थॉर्नडाइक हैं।
कर्ट लेविन, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो थॉर्नडाइक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। अब किससे संबंधित है? देखिए बुद्धि में अलग है, प्रेरणा में अलग है, अभिरुचि में अलग है। कहने का मतलब प्रत्येक बालक एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक माता पिता के जो दो बच्चे होते हैं वो भी आपस में समानता नहीं रखते हैं। उनमें भी आप उनकी बुद्धि में अंतर देख सकते हैं, उनकी रुचियों में अंतर देख सकते हैं, उनके पहनावे में अंतर देख सकते हैं। माता पिता को छोड़िए, आपके अगर ही भाई बहन है तो आप आपस में देख सकते हैं आप दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। आपको बहुत कम सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता होती है। तो ये इसका राइट आंसर फर्स्ट है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता हुई। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में व्यक्तिगत शिक्षक शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? अब व्यक्तिगत शैक्षिक यानी इंडिविजुअल डिफरेंस में शैक्षिक विभिन्नता का क्या प्रमुख कारण है? वंशानुक्रम हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है। वंशानुक्रम क्यों हो सकता है? क्योंकि कई बार देखा गया है, कई लोगों ने कथन भी दिया है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान और निम्न बुद्धि माता पिता की संतानें निम्न होती हैं। लेकिन वहीं पर सोरेनसन ने एक ये भी कथन दिया है कि निम्न बुद्धि के माता पिता की संतानें उच्च बुद्धि की हो सकती हैं और उच्च की निम्न हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वंशानुक्रम से भी ये रिलेटेड होता है और वातावरण से रिलेटेड होता है। अब जैसा आप बच्चे को माहौल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चों को मान लीजिए छोटा बच्चा है और अगर घर में वो मान लीजिए टिल्लू है, मान लीजिए ये टिल्लू है और घर में मान लीजिए खूब लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, तो आप उसको अच्छा वातावरण नहीं दे रहे हैं तो वो बड़ा होगा तो वो भी दूसरों से क्या करेगा? केवल लड़ाई झगड़े मारपीट यही सारी चीज़ें करेगा। लेकिन अगर आप एक आदर्श माता पिता के हैं और बेहतर वातावरण उसको दे रहे हैं, आप उसको बेहतर तरीके से पाल रहे हैं, बेहतर तरीके से संरक्षण उसका कर रहे हैं, बेहतर चीज़ें सिखा रहे हैं, आदर सिखा रहे हैं, नैतिक मूल्य सिखा रहे हैं, तो वो सारी आदतें, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी और इससे क्या होगा कि उसका जो विकास होगा वो बेहतर होगा। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बुद्धि का स्तर भी नहीं होगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हैं, तो हम ढूंढेंगे कि शायद कहीं ऑप्शन हमें मिल जाए एक साथ, और चौथा ऑप्शन हमारा एक साथ में दोनों है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर वातावरण ना दिया होता, वंशानुक्रम दिया होता और ये ना दिया होता, कुछ और दिया होता, तो वंशानुक्रम पे हम टिक लगा देते। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों में कौन सी परीक्षण कर रहा है? पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षण कर रहा है, ठीक है, मौखिक कर रहा है क्योंकि बच्चे से मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा है लिखित, लिखित तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है। प्रायोगिक, प्रयोग भी कोई नहीं करवा रहा है। यहाँ पे है एक ऑप्शन क्रियात्मक। अब आपका मौखिक बचा और क्रियात्मक बचा, देखिए दोनों कट कर दिए, कितना आसान हो गया। अब आपको इन दोनों में अंतर ढूंढना है। अब बात यह है कि अध्यापक कक्षा में जैसे ही प्रवेश कर रहा है तुरंत वो पूछ ले रहा है, तो तुरंत अगर वो प्रवेश करते ही पूछ रहा है तो इसका मतलब है वो बच्चे जो भी हैं वो उनको एक्टिव करना चाह रहा है। क्लास में क्या करना चाह रहा है? एक्टिव करना चाह रहा है। क्योंकि जब वो जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा है, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा कूद रहा है, कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं, सब इधर उधर फैले हुए हैं और टीचर यहाँ से एंट्री करता है। जैसे ही एंट्री आया, एंट्री करते ही उसने तुरंत बच्चे खड़े हो गए और उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब बच्चों का जो दिमाग खेलने में कूदने में इधर उधर था, वो बच्चों का दिमाग उस क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो वो उन बच्चों को क्या कर रहा है? क्रियात्मक कर रहा है, यानी एक्टिव कर रहा है। तो इसका राइट आंसर 4 है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? तो देखिए निबंध लिखवाकर पहला ऑप्शन है। अब निबंध लिखाकर क्या व्यक्तिगत विभेद किसी का जाना जा सकता है? कई बार निबंध लिखने में कुछ बच्चे होते हैं जो वो कहने का मतलब उनको उतना अच्छा लिखना नहीं आता है, लेकिन वो उस चीज़ को बेहतर ढंग से सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो इसलिए निबंध लिखवाकर हम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इसके एक ये भी होता है कि कई बार निबंध लिखने में बच्चे बुक से देख के लिख सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने निबंध को अनुकरण कर लिया है, यानी याद कर लिया है, तो हूबहू वो लिख सकते हैं। तो इससे उनका व्यक्तिगत विभेद हम बेहतर ढंग से, इंडिविजुअल डिफरेंस, उनके अंदर क्या रुचि है, क्या चीज़ें हैं, नहीं जान सकते हैं। अगला है वाद विवाद प्रतियोगिता से। अब वाद विवाद प्रतियोगिता एक बार बेहतर है, ठीक है, लेकिन वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या आप किसी की रुचि को जान सकते हैं? उसमें तो वो आपस में डिबेट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, तो उसमें भी बेहतर ढंग से हम नहीं जान पाएंगे। परीक्षा परिणाम, कई बार परीक्षा परिणाम पर भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा मान लीजिए, अब बच्चे को मान लीजिए 1 से 4 पार्ट का टेस्ट लिया गया, बच्चे के 2 पार्ट तैयार हैं और 2 पार्ट नहीं तैयार हैं, ठीक है, 2 लेसन नहीं तैयार हैं।
जो लेसन तैयार नहीं हो उनका टेस्ट ले लिया गया और 2 लेसन उसके तैयार हैं उसका टेस्ट नहीं लिया गया। तो क्या इससे उसका ये कह दिया जाएगा कि ये 2 लेसन तैयार नहीं थे, उसमें से क्वेश्चन आ गए तो उसका पेपर खराब हो गया, तो उसको कुछ आता ही नहीं है। तो इसके माध्यम से भी हम ये नहीं उसके व्यक्तिगत विभिन्नता का पता नहीं लगा सकते हैं बेहतर ढंग से। व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे बेस्ट है। इसके द्वारा हम उसके सभी पक्षों को जान सकते हैं, उसके चाहे भावात्मक पक्ष हों, चाहे क्रियात्मक पक्ष हों, आपके चाहे उसके कौशल कोई भी हों या संज्ञानात्मक पक्ष हों, सामाजिक पक्ष हों, कहने का मतलब जितने पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष हों, जितने भी पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का हम विभिन्न तरीकों से परीक्षण करके जान सकते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके में परीक्षण में अलग-अलग तरीके के परीक्षण दिए हैं। इंक बोर्ड ले लीजिए, आपका स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो ले लीजिए, या बहुत सारे इंटरव्यू मेथड है, निरीक्षण है, अवलोकन है। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे परीक्षण भरे पड़े हैं। शारीरिक परीक्षण में बहुत सारे परीक्षण कर सकते हैं। आप भावात्मक परीक्षण में भी उनका टेस्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये पूरा ब्रॉड है इसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसका राइट आंसर भी यही है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। अब अध्ययन करता है, ठीक है, ये बच्चों से भी मिलकर प्रश्न पूछता है, बच्चों के माता पिता से भी पूछता है, अध्यापक से भी पूछता है। तो अब ये क्या है? पहला है साक्षात्कार, दूसरा है वैयक्तिक विधि, तीसरा है निरीक्षण, चौथा है प्रयोगात्मक। वैयक्तिक विधि नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को पता करने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रयोगात्मक भी नहीं है क्योंकि कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। अब साक्षात्कार बचा और निरीक्षण बचा। निरीक्षण में आप जानते हैं कि बेसिकली हम जो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें बच्चा कर चुका है। कहने का मतलब हम देखते हैं कि किस प्रकार का अधिगम कराया जा रहा है, किस प्रकार से उसने अधिगम प्राप्त किया है, उसकी रुचि उसमें है या नहीं, इन चीज़ों का करते हैं। साक्षात्कार में हम सामने ही किसी प्रश्न को, किस समस्या को, कुछ भी उनसे हम उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो फर्स्ट है, कहने का मतलब साक्षात्कार है। इंटरव्यू में बेसिकली आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंटरव्यू में या आप केवीएस में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका जो इंटरव्यू एक तरीके से लिया जाता है, उसमें यही देखा जाता है कि आप बच्चे को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर 5 बच्चे हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 बच्चे अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 बच्चे अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप झुंझला जा रहे हैं या आप डर जा रहे हैं या आप उनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए केवीएस में इंटरव्यू रखा जाता है क्योंकि आपकी स्पेशलिटी को देखा जाता है, आपके गुण को देखा जाता है। क्योंकि टेट सीटेट आप पास कर लेंगे कई बार, कई तरह से आप रट कर पास कर सकते हैं, कैसे भी पास कर सकते हैं, या आप मान लीजिए समझ के पढ़ के अच्छे से पढ़ के पास करते हैं। केवीएस में आपके गुण को देखा जाता है, कहने का मतलब आपके शो ऑन को देखा जाता है, प्रदर्शन को देखा जाता है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी। आपके लिए भैया ये रीट वाले जो भी स्टूडेंट हैं और यूपी टेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ये रामबाण क्वेश्चन है, कहने का मतलब आएगा ही आएगा। इसका जो राइट आंसर वो नई शिक्षा नीति है। ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई थी, ये 1986 में आई थी, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपका स्थानांतरण, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपका स्थानांतरण ऐसे स्थान में होता है जहाँ की भाषा आप नहीं समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए, इसके ऑप्शन कितने प्यारे प्यारे हैं। पहला ऑप्शन है स्थानांतरण का, तो सबसे पहला जो ये ऑप्शन है ये बेसिकली होता भी है, क्योंकि यार टीचर्स क्या करते हैं, अगर वो कहीं बाहर के दूर दराज के इलाकों में चले गए तो वो अपना किसी तरह से सिस्टम लगाने की कोशिश करते हैं कि मुझे वहाँ से जल्द स्थानांतरण हो जाए, यानी उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, कहने का मतलब ऑप्शन पर, जो होगा देखा जाएगा। ये भी कोई बात नहीं हुई कि आप सोचेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की कि मैं जब बजाऊंगा तो किस तरह से वहाँ पे चीज़ें करूँगा। अगला ऑप्शन है भाषा सीखने का प्रयास करेंगे और अधिकाधिक मौन रहेंगे, चौथा ऑप्शन। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि आप अधिकाधिक मौन रहेंगे। आपको मौन रहने के लिए टीचर नहीं बनाया गया है। अगर आपको मौन ही रहना है तो अपने घर में रह के मौन रह सकते हैं, मौन धारण करिए, आपको कौन मना कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन कट हो गए और आपका ऑप्शन कौन सा बचा, भाषा सीखने का प्रयास, यानी तीसरा ऑप्शन बचा। और ये सबसे बेस्ट भी है कि आप भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप खुद प्रयास कर रहे हैं भाषा सीखने का तो धीरे धीरे आप भाषा को वहाँ की सीख जाएंगे और बच्चों को बेहतर ढंग से अधिगम कराएंगे। और जब आप खुद भाषा सीख के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा मेहनत से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने भाषा सीखने में परिश्रम लगाया है, कहने का मतलब मेहनत की है। तो अब आप उस मेहनत को सार्थक करने के लिए बोलेंगे कि मुझे यहीं पे रहना दो, मुझे कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना है, मैं इन बच्चों को और बेहतर से कर सकता हूँ, मैं इन बच्चों को और बेहतर से करा सकता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेशन करने से क्या होता है। छात्र प्रसन्न रहते हैं, जैसे मैं आप लोगों को देखिए
डेली लाइफ रिलेटिव के एग्जाम्पल्स लेता हूँ तो इससे क्या होता है, आप लोग प्रसन्न होते हैं। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा करता हूँ? नहीं, प्रसन्नता के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ। अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो क्या मुझे परिश्रम करना नहीं पड़ रहा है? मुझे अलग अलग तरीके से सोचना पड़ रहा है, एग्जाम्पल को सोचना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको समझ में आ जाए आसानी से, जो आपको बेहतर लगे। ये तो मैं आप लोगों की कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बच्चों की बात कर रहा है, तो बच्चों को तो ऐसे एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आते हैं और अच्छे से पसंद आते हैं, उनकी रुचि उससे जागृत होती है। अगला है कि शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है और कक्षा में शांति बनी रहती है। शांति जैसी कोई बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भैया कि शिक्षण रुचिकर हो जाता है। जो अभी मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, टिल्लू वगैरह का नाम लेता हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा रुचिकर लगता होगा। और डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो और बेहतर लगता होगा। अगला और सरल भी लगता होगा कि अरे ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड हो गया, और उपयोगी हो जाएगा क्योंकि वो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता जा रहा है। इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? भैया अब इसका क्या हानिकारक है? छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मान लिया। अगला कहता है कि अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, मान लिया। अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, ना, ये बिल्कुल नहीं है। कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। देखिए भैया, अब अगर आप बच्चों को बहुत सारी बुक दे देंगे तो बच्चों को क्या, अगर अभी आप ही लोगों को सुपर टेट देना है, कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कितने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? जब आप पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है तो बच्चे पर भी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर वो दूसरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका दूसरा क्यों किया। तो मैंने जैसा बताया कि सुपर टेट या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको प्रो लेवल का, केवीएस में क्या होता है, प्रो लेवल का पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका ऊपर हो जाता है, लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। तो अब आपको उस लेवल का पढ़ना होगा तो बहुत सारी बुक्स पढ़नी होंगी, तो आपको अलग से एक हेजिटेशन थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कहीं ना कहीं पे। तो वो तो बच्चे हैं, तो उनको तो और भी ज़्यादा आएगा। इसलिए देखिए ईवीएस की बुक में ही सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाता है, आपके जो हिस्ट्री वगैरह होती हैं। इसलिए और बुक्स को ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, कम ही बुक्स को लगाया जाता है छोटी क्लासों में। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। बैटरी बैकअप भी जा रहा है, देखते हैं, फिर भी हमारा 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु डॉयस डैश यानी क्या करना चाहिए। अब इसका पहला कितना प्यारा है कि शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। बहुत प्यारा है, मान लिया बहुत प्यारा है, लेकिन और भी तो ऑप्शन है, उनको भी देखते हैं, शायद कुछ और बेहतर मिल जाए। भाषण देना चाहिए? नहीं भैया, भाषण देने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये नेता वाला काम नहीं है, कहने का मतलब नेताओं वाला काम नहीं है कि भाषण दिया और चले गए, बच्चे वो करना शुरू कर लेंगे। अगला है छात्रों को अवसर देना चाहिए। हाँ, अवसर देना चाहिए, सही बात है। श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। ना ना ना, उदाहरण देनी अच्छी बात है, लेकिन उससे उनमें उत्साह आएगा, वो चीज़ों को करेंगे नहीं। तो जो पहला और तीसरे ऑप्शन में आप डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब देखिए, छात्रों को अवसर देना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अवसर दे रहे हैं और अगर वो कर ही नहीं रहे हैं तो क्या मतलब है। तो इसलिए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। स्वयं श्रम करेंगे तो बच्चे देखकर उसको, बच्चे भी उस करेंगे। अब होता क्या है कि छोटी कक्षा में आप जानते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से। अब अगर शिक्षक ही मान लीजिए पेड़ लगवा रहा है, पेड़ पौधे लगवाने हैं, अब अगर वही पेड़ पौधे लगवा रहा है खुद, अगर वो पेड़ पौधे मान लीजिए 5 पेड़ पौधे लगाया उसने खुद, या 2 पेड़ पौधे उसने खुद लगाए, तो अब उसके जो बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर लगा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना लगाऊं। तो वो 2 नहीं, अगर वो एक एक भी लगाएंगे, और अगर आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 पेड़ आपने एक दिन में लगा दिए। और अगर आपने 3 से 4 दिन या एक हफ्ते का अगर ये कार्य धर दिया, रख लिया, तो आप सोचिए कितने सारे पेड़ हो जाएंगे। और साथ ही इससे आप उन बच्चों को समझा भी रहे हैं कि पेड़ों के महत्व क्या होते हैं, पेड़ों से क्या होता है, पेड़ लगाने से क्या चीज़ें हमें लाभ होते हैं, ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, तो उनमें और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हम क्वेश्चन पर, और आज का अगले के साथ साथ ये लास्ट होने वाला है। और ये क्वेश्चन है कि परीक्षा समिति आने पर पाठ्यक्रम न पूरा होने की दशा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि कह रहा है भैया अध्यापक को करना क्या चाहिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन कितने प्यारे प्यारे दिए गए हैं। छात्र को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, वाह क्या बात है। अब आप छात्रों को ही बोल देंगे कि भैया अब आप लोग खुद ही पढ़ो, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपका पूरा कर्तव्य है आप अधिगम को बेहतर कराएं, साथ ही साथ आप पाठ्यक्रम को भी पूर्ण कराएं, ये आपका उत्तरदायित्व है। अगला कहता है कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे। चुनिंदा प्रश्न क्यों करवा देंगे? आप
कोई कहने का मतलब अंतर्दृष्टि वाले हैं कि आपके अंदर सूझ आ गई है कि पेपर में चुनिंदा प्रश्न ही आएंगे, मैं चुनिंदा प्रश्न करवा दे रहा हूँ। इससे वो चुनिंदा प्रश्न तो याद कर लेंगे लेकिन उनकी समझ जीरो रह जाएगी, IQ लेवल जीरो रह जाएगा, 0/अंडा शून्य। अगला कहता है घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। वाह वाह, 25-25 बच्चों को आप घर बुलाएंगे, पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, वाह। आपके घर जाकर वो पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई सुविधा हमारे कहने का मतलब जो शिक्षा नीति है उसमें नहीं दी गई है। ट्यूशन की बात भी हमारा जो शिक्षा नीति है ये मना करता है। हमारा जो कोठारी आयोग, जो भी आयोग आया हुआ है वो मना करता है। और अगला ऑप्शन कहता है अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ये बेहतर ऑप्शन है और इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से टिक करता हूँ कि ये अतिरिक्त हम जो है समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करने से होगा ये कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। और अतिरिक्त समय जब हम लेंगे तो पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ हम बच्चों को बेहतर ढंग से वो चीज़ें समझाएंगे और उनका हम कहने का मतलब टेस्ट भी ले लेंगे, मौखिक टेस्ट या कह सकते हैं कि जो यूनिट टेस्ट होता है वो भी ले लेंगे कि बच्चों को कितना तैयार है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लासेस तो ले ही रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रोक नहीं है, केवल ट्यूशन के लिए आपके लिए रोक है। तो आज की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक बैच के तहत मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। जल्दी मैं PYQs के लिए भी एक बैच लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।